पीएम मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। प्रोजेक्टों का मकसद है आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाना। वजीर आजम अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम मोदी आज वाराणसी में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज पर 3 रोज़ा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे इफ्तिताह। ये सरबराही इजलास आला तालीम से मुतालिक वाराणसी एलामिया को अपनाने के लिए है तैयार। कॉन्फ्रेंस में 300 से जायद वाइस चांसलर इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। G20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास आज से इंडोनेशिया के शहर बाली में होगा शुरू। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर मीटिंग में लेंगे हिस्सा। मीटिंग का थीम है एक साथ ज़्यादा पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की तामीर। एथलीट पीटी उषा, मौसीकार इलियाराजा, स्क्रीन राइटर विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए किए गए नामजद। वजीर आजम ने नए अरकान को दी मुबारकबाद। बरतानिया में आला वज़रा के इस्तीफों के बाद वजीर आजम बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव। जॉनसन ने ओहदा छोड़ने और वस्त मुद्दती इंतखाबात कराने से किया इनकार। मुमकिन आलमी कसाद बाजारी और मांग में कमी के खदशे से तेल की आलमी कीमतों में कमी। अप्रैल के बाद पहली बार खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे। खेलों में भारत और इंग्लैंड की टीमें साउथहैम्पटन के रोज बाउल क्रिकेट ग्राउंड में 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में आज होंगी आमने सामने। राफेल नदाल ने विंबलडन कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह की पक्की। 4 घंटे से ज्यादा जारी 5 सेट तक चले मैच में टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। विमेंस सिंगल में साबिक चैंपियन सिमोना खालिद कजाकिस्तान की एलिना पेकिना के साथ सख्त मुकाबले के बाद सेमीफाइनल में पहुंची। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम वाराणसी के रुकन पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के का दौरा करेंगे। इस दौरान वजीर आजम मोदी काशी के लोगों को 1800 करोड़ रुपए के 45 प्रोजेक्टों का तोहफा भी देंगे। वजीर आजम 590 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इनमें वाराणसी स्मार्ट सिटी और शहरी मनसूबों के तहत मुख्तलिफ इक़दाम शामिल हैं। इनमें स्नान घाट की तामीर के साथ साथ फ़ेज़ 1 में नमो घाट का अहिया, 500 कश्तियों के डीजल और पेट्रोल इंजनों को CNG में तब्दील करना, पुरानी काशी के कामेश्वर महादेव वार्ड का अहिया और गांव हरहुआ दासेपुर में 600 से ज़्यादा EWS फ्लैटों की तामीर और दशवामेधा घाट पर सियाहती सहूलात अहम हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ सड़कों की मनसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। ज़िले में स्विच और पानी की फराहमी के निज़ाम को बेहतर बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का भी वज़ीर आज़म मोदी इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर समाजी और तालीमी शोबों से मुतालिक मनसूबों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म बड़ा लालपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मसनूई एथलेटिक ट्रैक और मसनूई बास्केटबॉल कोर्ट और सिंधूरा में गैर रिहायशी पुलिस स्टेशन की इमारत समेत पुलिस और फायर सेफ्टी से मुतालिक मुख्तलिफ मनसूबों का भी इफ्तिताह रखेंगे। वज़ीर आज़म 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मनसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इनमें सड़कों के मुताबिक मनसूबे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोदी अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें तकरीबन 1 लाख तलबा के लिए खाना पकाने की गुंजाइश है। यहाँ नस्ब रोटियां बनाने वाली मशीन की सलाहियत 1 घंटे में 40,000 रोटियां तैयार करने की है। इसके साथ ही दालें बनाने के लिए 4 दाल कॉल ट्रेन भी लगाई गई हैं, जिनकी सलाहियत एक बार में 16,000 लीटर दाल तैयार करने की है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को
वाराणसी को तरक्की की सौगात देंगे, जिसमें 30 से ज़ायद मुकम्मल हो चुके मंसूबे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे विशाल बरिस्टो ने वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ जनरल मैनेजर डी वासुदेव से खुसूसी बातचीत की। 7 जुलाई का दिन वाराणसी के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आने वाला है, और क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे वाराणसी में और करीब 50 परियोजनाओं को वाराणसी को समर्पित करेंगे। हमारे साथ हैं वाराणसी स्मार्ट सिटी के चीफ जनरल मैनेजर मिस्टर वासुदेव। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। वासुदेव जी, इतना बड़ा बुके प्रधानमंत्री देने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री का अपना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो टाइम टू टाइम माननीय प्रधानमंत्री यहाँ विजिट करते रहें। हर विजिट में काशी नगरी में जो इनकी सिटीजन्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो कुछ ना कुछ तोहफा की तरफ से देते रहते हैं। तोहफा जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, जिसको टाइम टू टाइम माननीय प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट्स कभी फाउंडेशन स्टोन भी ले कर रहे हैं, तो इस बार भी ये होगा। 31 नया प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीटेड हुए हैं, तो इसको माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। जो बाकी जो 13 नया योजना है, इसको शिलान्यास करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं सिगरा स्टेडियम में, तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में सिगरा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और सिगरा के लिए क्या योजना है? सिगरा स्टेडियम में फेस 1 मल्टी स्टोरेड मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना जा रहा है 85.76 करोड़ की लागत से। इसको माननीय प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। नाइट बाजार की बहुत चर्चा हो रही है, अर्बन प्लेस मेकिंग की बात हो रही है, जो हाईलाइट होगा वाराणसी आने वालों के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये जो एरिया है, हम जो कहते हैं लहतारा टू चौकाघाट फ्लाईओवर, इसमें दोनों कंटोनमेंट स्टेशन भी पड़ता है, जो मेजर रेलवे स्टेशन बनारस का है, और बस अड्डा भी है। इस पे जो सीन जो है लोहोंग फ्लाईओवर के नीचे, इसको हमने पूरी अच्छी तरह से नॉट ओनली हमने सुंदरीकरण किया है, हमने इसके अंदर जो वेंडिंग जोन जो है, स्ट्रीट वेंडर्स है, इनको रिहेबिलिटेट करके अच्छा सा इनको दुकान और वेंडिंग एरियाज़ बना करके स्पेस देने का निर्णय किया है। इसके हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसके अंदर 99 शॉप्स कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसके अलावा यहाँ का जो बनारस का लोकल कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट और फूड आइटम, जहाँ के लिए स्ट्रीट फूड आइटम्स पॉपुलर है, इन सब के जो है यहाँ पर शॉप्स में मिलेंगे। जो एक आदमी जो यहाँ बनारस में रेलवे स्टेशन और स्टेशन में उतरेगा, इसको एक पूरा झलक मिलेगा बनारस के बारे में, उसके हेरिटेज के बारे में, उसका रिच कल्चर के बारे में, इसमें स्ट्रीट फूड्स के बारे में। इस तरह से हमने इसको कंसीव किया है, एग्जीक्यूट किया है। सर, दशमेश घाट के सौंदर्यीकरण की भी बात चल रही है और कुछ सीएनजी बोट्स को भी उतारा जाएगा। जी, तो एक और कार्यक्रम जो है माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लिया है, वो है कन्वर्शन ऑफ जितनी यहाँ डीजल और पेट्रोल की इंजन की बोट चलते थे, वो सबको हमने सीएनजी में कन्वर्ट करने की योजना है। इसमें 500 से अधिक जो है बोट जो है ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। ये गेल के हिसाब से CSR मोड से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया है। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट के अंदर दशाश्वमेध टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, एक खूबसूरत बिल्डिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं दशाश्वमेध घाट में। तो उनको जो है एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ मिले हैं, फूड कोर्ट मिले हैं। इसके अंदर 196 शॉप्स की निर्माण किया गया है। आसपास के अड़ोस पड़ोस को जो स्कैटर्ड शॉप्स है, इन सबको रिहेबिलिटेट करके एक कॉम्प्लेक्स के अंदर लाया गया है। तो जैसे कि आपने सुना, घाटों से लेकर शहर तक, ना सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरी दुनिया से वाराणसी में आने वाला पर्यटक इस बात को देखकर महसूस करेगा कि वाराणसी बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन अजीत और कमलेश के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, वाराणसी। और वाराणसी में अब नाइट मार्केट जगमगाता नजर आएगा। जी हां, लहरतारा से चौका घाट को जोड़ने वाले पुल के नीचे 1.9 किलोमीटर के इलाके को खुसूसी तौर से सजाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इस जगह को वाराणसी को वक्फ करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका मकसद ट्रैफिक को आसानी से चलाना है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे विशाल बरिस्टो ने। मैं इस वक्त एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूँ जो लहरतारा को चौका घाट से जोड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पूरे स्पेस को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है थीमेटिक पेंटिंग्स के ज़रिए, जो वाराणसी की कला, उसकी संस्कृति को उजागर करता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कियोस्क 99 कियोस्क यहाँ पर लगाए गए हैं।
यहाँ पर लगेगा नाइट बाजार, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर को समर्पित करेंगे 7 जुलाई को। और ये सब हो रहा है वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट की लागत है 10 करोड़ रुपए। तो अगर आप वाराणसी आने के सोच रहे हैं तो इस स्पॉट को बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी ना सिर्फ वाराणसी की रात की झलक, बल्कि यहाँ के खान पान का भी मज़ा। कैमरामैन अजीत और कमलेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, वाराणसी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे वाराणसी के दौरान कुल हिंद तालीमी कॉन्फ्रेंस यानी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। इस तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वज़ारत तालीम की जानिब से 7 से 9 जुलाई तक वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज और सरकर्दा माहिरीन तालीम के अलावा मुल्क भर के आला तालीमी इदारों के नुमाइंदे भी शिरकत कर रहे हैं। इल्म व साइंस, रूहानियत और सनातन सकाफत की राजधानी काशी नगरी से मुल्क के आला तालीमी निज़ाम को एक नई समत और नई जिहत मिलने वाली है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होने वाले 6 रोज़ा कुल हिंद तालीमी कॉन्फ्रेंस यानी अखिल भारतीय शिक्षा समागम में मुल्क भर से माहिरीन तालीम, मुहक़्क़ीन और पॉलिसी साज जमा हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज के रोड मैप पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़िद की गई इस तालीमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। बहुत यूनिवर्सिटीज़ में तेज़ी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये पूरा विषय को हम डिस्कस करेंगे ये 3 दिनों में। पहला 3 सेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरा सेशन में हमारा यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को हम कैसा बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, उसके जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर जो वाइस चांसलर्स हैं वो अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करेंगे, और जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में थोड़ी वार्तालाप होगी, और मेरा ख्याल है कि हम लोग एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कौमी अहमियत के तालीमी इदारों के 300 से ज़्यादा तालीमी, इंतज़ामी और इदारा जाती सरबराहान भी हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षा समागम के दौरान ये लोग अपने अपने इदारों में तालीमी पॉलिसी के निफाज की पेशरफ्त के बारे में मालूमात फराहम करेंगे और इस पॉलिसी को बेहतर तरीके से नाफिज करने के बारे में अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। इसमें इनॉग्रेशन सेशन के साथ साथ कई सारे टेक्निकल सेशंस हैं, और जिसमें विभिन्न प्रदेशों के, मतलब आप उत्तर प्रदेश के भी होंगे, गुजरात के भी होंगे, साउथ से भी होंगे, सभी प्रदेशों के जो भी वाइस चांसलर्स हैं वो या डायरेक्टर्स हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के, वो अपने शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे किया है, क्या किया है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में आला तालीम से मुताल्लिक 9 मौज़ूआत पर पैनल मुबाहिसों का एहतमाम किया जाएगा। इन मज़ामीन में कसर शोबा और जामे तालीम, हुनर का फ़रोग़ और मुलाजिमत, तहक़ीक़, जिद्दत तराज़ी और एंटरप्रेन्योरशिप, मेयारी तालीम के लिए असातिज़ा की सलाहियत साजी, मेयार, दर्जाबंदी और मंजूरी, डिजिटल तौर पर बाख्तियार बनाने का अमल और ऑनलाइन तालीम, मसावी और जामे तालीम, भारतीय इल्मी निज़ाम और आला तालीम की सतह को बैनुल-अक़वामी मेयार का बनाना शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इसी महीने 29 तारीख को 2 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 2 साल के दौरान इस नीति को लागू करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है, प्रधानमंत्री खुद इसकी समीक्षा करेंगे। धर्म, विद्या और सांस्कृतिक नगरी काशी में 3 दिनों के गहन मंथन के बाद वाराणसी घोषणा पत्र भी जारी होगा, जो आने वाले समय में उच्च शिक्षा की दशा और दिशा तय करेगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, वाराणसी। अलग अलग शोबों से मुतालिक 4 शख्सियात को ऐवान बाला राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। मारूफ एथलीट पीटी उषा और मौसीकार, नगमा निगार और गुलकार इलियाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और के.वी. विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा की रुकनीत के लिए नामजद किया गया है। ये सभी लोग अपने अपने हल्का अमल के उस्ताद हैं। इन्हें तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। इन सभी का ताल्लुक़ जनूबी भारत की रियासतों से है और इन लोगों के ज़रिए राज्यसभा में हर खत्ते की बेहतर नुमाइंदगी हो सकेगी। इस नामजदगी से एक बार फिर मोदी सरकार की उस पॉलिसी की झलक मिली है जिससे अलग अलग शोबों में शानदार मुजाहरा करने वाले शहरियों की कामयाबियों को अहमियत दी जाती है। पीटी उषा ने खेल के मैदान में भारत का परचम बुलंद किया है, तो इलियाराजा मशहूर और मारूफ मौसीकार और गुलकार हैं।
वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर के धर्म अधिकारी हैं। उन्होंने देही तरक्की के लिए काफ़ी काम किए हैं। KV विजेंद्र प्रसाद मुल्क के नुमाया फिल्म हिदायतकार और मुसन्निफ हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट के तवस्सुत से इन सभी को मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, ज़िलहज की आज 8वीं तारीख़ है। आज से सऊदी अरब में हज के मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी शुरू हो गई है और इसके साथ ही फ़िज़ा तलबिया की फलकबोस आवाज़ से पुरकैफ हो गई है। सऊदी अरब ने इस साल 10 लाख आज़मीन को हज की इजाज़त दी है। 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आज़मीन हज वहाँ जमा हो रहे हैं। आज सारे आज़मीन हज ज़वाल से पहले तक मिना पहुँचेंगे। उसके बाद आज वहाँ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और कल फज्र की नमाज के बाद तूले आफ्ताब से ज़वाल तक अरफात पहुँचने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज मिना का क़याम कल अरफा के दिन की तैयारी है। क़याम अरफा हज का रुकन आज़म है जिसके बग़ैर हज नहीं होता। कल वहाँ मस्जिद नबरा में खुतबा हज दिया जाएगा और उसके बाद तमाम आज़मीन अरफात में गिरिया वसारिक में मसरूफ़ हो जाएंगे। सूरज ग़ुरूब होने से पहले तक इसमें मशगूल रहेंगे। ये तमाम आज़मीन अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। हदीस में है कि अल्लाह इस दिन जितने बंदों के गुनाह माफ़ करता है उतना कभी नहीं करता। आज़मीन वहाँ किसी भी तरह अपने रब को मनाने की, राज़ी करने की कोशिश करेंगे। कल ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन मुज़दलिफ़ा आएंगे और फिर उससे अगले दिन शैतान को कंकरी मारेंगे। उसके बाद क़ुरबानी देंगे। आखिर में आज़मीन हलक़ करवाएंगे यानी सर मुंडवाएंगे और तवाफ़ इजाफ़ा करेंगे। इस तरह हज मुकम्मल हो जाएगा। और आइए अब रुख करते हैं असम का। असम में सैलाब की सूरत हाल में बुध के रोज़ नुमाया बेहतरी देखने को मिली है क्योंकि बेशतर दरिया में पानी की सतह आब कम हो गई है। ब्रह्मपुत्र वादी में तमाम दरिया खतरे के निशान से नीचे बह रहे हैं। ताहम वादी बराक में दरिया बराक और खशियारा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कछार में अब भी 5,69,000 से ज़्यादा लोग इस सैलाब से मुतासिर हैं। असम के 20 अजला में 837 गाँव के 9,68,000 से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। 19,589 हेक्टेयर ज़रई अराज़ी अभी भी पानी में डूबी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ 2 बच्चों की भी मौत हुई है। अब रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 186 हो गई है। कई अजला में दरिया के साथ वाले इलाकों में कटाव की भी इत्तला मिली है जिससे मकानात और सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 1,35,000 से ज़्यादा लोगों ने 295 रिलीफ कैंपों में पनाह ली है। दरियाई इलाकाई मौसमियाती मरकज़ गुवाहाटी ने अगले चंद दिनों में रियासत में गरज चमक और तेज़ बारिश की पेशनगोई की है। मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। आवाम को इमदादी सामान और तिब्बी सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसानात को ठीक करने और मुस्तकबिल में मुमकिन नुकसानात को रोकने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। इंतज़ामिया मुआवजे और बाज़ आबादकारी के मकसद से नुकसान का जायज़ा ले रही है। असम के वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल गवर्नर जगदीश मुखी से मुलाकात की और उन्हें सैलाब की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। G20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास आज से इंडोनेशिया के शहर बाली में शुरू हो रहा है। मीटिंग का मौजू है एक ज़्यादा पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया की तामीर। ये इजलास आलमी बहाली की कोशिशों पर बातचीत के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इस मीटिंग में 2 सेशन होंगे। कसीरुल-जहती नज़रिए को मजबूत बनाने पर मबनी पहले इजलास में आलमी ताउन को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एतमाद पैदा करने के मुश्तरका तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर मबनी दूसरे इजलास में खुराक के बहरान, खादों की किल्लत और दुनिया में अशिया की बढ़ती हुई कीमतों से निमटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इंडोनेशिया के इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर दीगर G20 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और मदऊम ममालिक के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। बैनुल-अक़वामी खबरों में बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। जॉनसन की काबीना में बढ़ती हुई बगावत और इस्तीफ़ों की लहर ने इक़्तिदार की कशमकश में इजाफा कर दिया है। इसी सिलसिले में काबीना के वज़रा और पार्टी अहदेदार गुज़िश्ता रोज़ बोरिस जॉनसन की सरकारी रिहाइशगाह पर जमा हुए और जॉनसन पर बरतानवी रहनुमा का ओहदा छोड़ने पर जोर दिया। लेकिन जॉनसन ने कहा कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और बागियों के सामने नहीं झुकेंगे। ज़राए के मुताबिक 30 से ज़ायद हुकूमती इस्तीफ़ों और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी में कई अरकान पार्लियामेंट की खुली बगावत के साथ कुछ सीनियर वज़रा ने उन्हें ओहदा छोड़ने के लिए कहा है। दीगर ज़राए के मुताबिक अगर जॉनसन लड़ने का फैसला करते हैं तो उनकी हिमायत करने के लिए भी लोग मौजूद हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने सीनियर काबीनी वज़ीर माइकल गोव को
बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से बरतरफ कर दिया है। माइकल भी उन सियासतदानों की फहरिस्त में शामिल हैं जो बोरिस जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट में क़याम पर तनकीद करते रहे हैं। माइकल ने बोरिस जॉनसन को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। कल को उन्हें पहले जॉनसन से मुस्तफ़ी होने को कहा था। बोरिस जॉनसन ने अपनी काबीना के अरकान से कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे क्योंकि इससे सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। उसके बाद बोरिस जॉनसन ने माइकल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे से बरतरफ कर दिया। और मुमकिन आलमी सुस्त रफ्तारी के खदशे की वजह से ईंधन की मांग में कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से कई तेल कंपनियों को अपनी पैदावार में कमी करनी पड़ी है। गुज़िश्ता सेशन के दौरान तकरीबन 3 माह की कमतरीन सतह को छूने के बाद आज सुबह एशियाई मंडियों में तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 71 सेंट गिर कर $99.98 फी बैरल पर आ गया। WTI क्रूड फ्यूचर 62 सेंट गिर कर $97.91 फी बैरल पर आ गया। गिरावट मंगल को मांग में ड्रामाई कमी के बाद शुरू हुई है। 1988 में ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से ये तीसरी सबसे बड़ी गिरावट थी। अप्रैल के बाद पहली बार खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आई हैं। और नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये ख़बर इस साल के हज से मुतालिक है। मनासिक हज का आगाज़ 10 लाख से आज़मीन हज मिना की जानिब रवाना हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खेमों की बस्ती जदीद सहूलियात के साथ आबाद हुई है। मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और मकामात हज की तरफ जाने वाली शाहराहों पर तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। जो अगली ख़बर है वो भी है रोज़नामा इनकलाब से ही, और ये ख़बर है मुख्तार अब्बास नकवी से मुतालिक। मुख्तार अब्बास नकवी ने मरकज़ी वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, और JDU लीडर RCP सिंह ने भी मोदी काबीना से इस्तीफ़ा दिया है। तीसरी ख़बर जो है वो इनकलाब के बैनुल-अक़वामी पेज से है, और वो है मुत्तहिदा अरब इमारात की मुख्तलिफ़ रियासतों का ईद उल ज़ुहा पर 1500 कैदी रिहा करने का ऐलान। आगे बढ़ेंगे अगले अखबार की तरफ, और ये है सहारा में लालू यादव की हालत पर एक बड़ी सुर्खी छापी गई है। लालू यादव की हालत तशवीशनाक, नीतीश अस्पताल पहुंचे, PM और राहुल ने भी खैरियत दरियाफ्त की। अगली सुर्खी लेते हैं हमारा समाज से। नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 12 जुलाई को करेंगे इफ्तिताह। हमारा समाज की सुर्खी वज़ीर आज़म के इफ्तिताह से मुतालिक। और आगे बढ़ेंगे अब अगली सुर्खी की तरफ। तो नाज़रीन, ये था आज के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और अब नज़र डालते हैं खेल की खबरों पर। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। एजिस्टन टेस्ट में शिकस्त के बाद टीम इंडिया अब इस T20 सीरीज़ में इंग्लैंड से बदला लेना चाहेगी। टीम इंडिया की क़यादत एक मरतबा फिर से रोहित शर्मा करते नजर आएंगे, जो कोविड की वजह से टेस्ट मैच से बाहर थे। इस मैच में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह समेत गुज़िश्ता टेस्ट मैच में शामिल कई भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या के साथ दीपक हुडा, ईशान किशन, दिनेश कार्तिक और इमरान मलिक जैसे खिलाड़ी मैदान में मौजूद रहेंगे। इस सीरीज़ का दूसरा मुकाबला हफ्ते के रोज़ बर्मिंघम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा T20 मैच नॉटिंघम में खेला जाएगा। हॉकी की अगर बात करें तो ख़ातीन हॉकी आलमी कप में पूल बी के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला आज न्यूजीलैंड के साथ होगा। भारतीय टीम को आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले इंग्लैंड और चीन के साथ खेले गए दोनों मुकाबले 1-1 से ड्रॉ हो गए थे। श्वेता पुनिया की क़यादत वाली भारतीय टीम अभी 2 पॉइंट के साथ पूल बी में तीसरे मुकाम पर है। चीन और न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल में भारत से आगे हैं। न्यूजीलैंड ने मंगल के रोज़ इंग्लैंड को 3-1 से शिकस्त दी थी। उधर मलेशिया मास्टर्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का मुजाहरा जारी है। आज मुकाबले के दूसरे दौर में प्रोपली कश्यप, PV सिंधु, HS प्रणॉय और साई प्रणीत अपने अपने मध्य मुकाबले के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, जबकि मुकाबले के पहले राउंड में भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। साइना लगातार दूसरे टूर्नामेंट में पहले दौर में हार कर बाहर हुई हैं। बात करेंगे विंबलडन की। दूसरी सीडी याफ्ता राफेल नडाल ने विंबलडन में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। नडाल ने 24 साल अमरीकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फिट्ज के साथ 4 घंटे से भी ज़्यादा देर तक जारी रहने वाले क्वार्टर फाइनल मैच में 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 और 7-6 से कामयाबी हासिल की।
ऑस्ट्रेलिया की मायानाज टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस भी विंबलडन 2022 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। 27 साल निक पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में चिली के क्रिस्टियान ग्रीन को 6-4, 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में निक का मुकाबला राफेल नडाल से होगा। इसके साथ ही विंबलडन के विमेंस सिंगल मुकाबलों में रोमानिया की 30 बरस की सिमोना हालेप ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। सिमोना ने क्वार्टर फाइनल में 20 साल अमरीकी खिलाड़ी एमेंडा एनसिमोवा को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। विंबलडन में विमेंस सिंगल्स के दूसरे मैच में 17वीं सीड याफ्ता रूस की एलिना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलिया की अज़ला टोमलजानोविच को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में रिसाई हासिल की। एलिना ने क्वार्टर फाइनल मैच में अज़ला को 4-6, 6-2 और 6-3 के फ़र्क से शिकस्त दी। और अब नजर डालेंगे मौसम के मिजाज पर। इसी साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।